गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में पाठ 2 वर्ण विचार पढ़ेंगे। वर्ण क्या है? वर्ण का दूसरा नाम अक्षर है। वर्ण सबसे छोटी मूल ध्वनि है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे क, च, प, ट, इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। तो यह वर्ण है। वर्णमाला जो वर्ण है उसके व्यवस्थित समूह, उसको सही तरीके से अगर रखा जाता है तो हिंदी वर्णमाला, तो वह वर्णमाला, उसे वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में पहले स्वर और बाद में व्यंजन वर्णों की व्यवस्था है। वर्ण के प्रकार, हिंदी वर्णमाला में कुल 49 वर्ण है। इसमें 11 स्वर यानी कि अ से लेकर अ तक स्वर है, 33 व्यंजन है, 2 अयोगवाह है और 3 संयुक्ताक्षर है। इस तरह से यह कुल 49 वर्ण है। मुख्य रूप से वर्णों को 2 भागों में बांटा गया है, एक स्वर है, दूसरा व्यंजन। स्वर, जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है उसे स्वर कहते हैं। स्वर 11 है, ये अ से अ तक है। अब स्वर भी 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होता है ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ और तीसरा प्लुत। ह्रस्व का मतलब होता है छोटा, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा और प्लुत उससे भी अधिक समय लेता है बोलने में। ह्रस्व जिन वर्णों के उच्चारण में एक मात्रा का समय केवल लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। इसमें अ, ई, उ, री ये 4 स्वर आते हैं। दीर्घ स्वर जिन वर्ण के उच्चारण में 2 मात्राओं का यानी कि एक जैसे अ बोलने से दुगना समय आ बोलने में लगता है, अर्थात इसका स्वर 2 गुना समय लेता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। अ नहीं, आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ओ और औ, ये 7 स्वर हैं जिन्हें दीर्घ स्वर कहा जाता है। तीसरा है प्लुत स्वर। जब ह्रस्व अथवा दीर्घ दोनों स्वरों के मिलने से एक नया स्वर बनता है, उसका उच्चारण करने में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, उसे प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे ओम, इसमें ओ है, दीर्घ, उ छोटा उ ह्रस्व है और म है, तब ये मिलकर के बना है प्लुत स्वर। व्यंजन, ऐसे वर्ण जो स्वर वर्णों की सहायता से बोले जाते हैं। व्यंजन बिना स्वर की सहायता के नहीं बोले जाते, जबकि स्वर बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के बोले जाते हैं। तो व्यंजन जिसमें दूसरे वर्णों की सहायता नहीं ली जाती उसे व्यंजन कहते हैं। और व्यंजन को हल भी कहते हैं, क्योंकि इसके नीचे जब तक अ इसमें नहीं जुड़ता है तब तक इसके नीचे हलंत लगाया जाता है और ये आधा होता है। हिंदी भाषा में संयुक्त व्यंजन को मिलाकर कुल 36 व्यंजन हैं। व्यंजन के भेद हैं। उच्चारण की दृष्टि व्यंजन को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन, तीसरा उष्म व्यंजन, चौथा संयुक्त व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, इसका उच्चारण करते समय मुख के विभिन्न भागों को जिह्वा स्पर्श करती है। इसके अंतर्गत क से लेकर के म तक 25 वर्ण आते हैं, ठीक है। इन्हें 5 भागों में बांटा गया। 25 वर्णों को 5 भागों में, प्रत्येक वर्ण में 5-5 वर्ण आते हैं। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन में जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के बीच का होता है उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। जैसे म, र, ल, व, इसको बोलते समय अंदर से आवाज़ आ रही है, आप बोलती है, देखिए कंठ खुला रहता है, य, र, ल अंदर से आ रहा है। उसमें व्यंजन वायु की रगड़ से पैदा होता है। जिन वर्णों के उच्चारण में उष्मा आती है यानी कि गर्मी आती है उन्हें उसमें व्यंजन कहते हैं। जैसे श, श, स, ह। अब ये स है जो इसको बड़ा सा आप लोग बोलते हैं, ये तालव्य स है और ये मूर्धन्य स है और
ये जिसको छोटा सा बोलते हैं इसको दंत सा बोलते हैं, और यह है ह। इसके उच्चारण में जब इसका उच्चारण किया तो इसमें गर्मी पैदा हो रही है, और इसीलिए इसका नाम उष्म व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन, जो वर्ण दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं, दो व्यंजन, उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे क और श, तालब मूर्धन्य स, क और मूर्धन्य स के मिलने से छ का निर्माण होता है, छतरी वाला छ। दूसरा है त और र, त और र मिलकर के बनता है त्र। ज और इया से मिलता है ज्ञ। उसी तरह से श प्लस र मिल के बनता है श्र, और श री, श और री मिलकर के बनता है श्रृंग, जिससे बनता है शब्द श्रृंगार। ठीक है, तो यह है संयुक्त स्वर, यानी कि इसमें दो दो स्वर जुड़े हुए, दो दो व्यंजन जुड़े हुए हैं। अयोगवा, इसका अर्थ है जो मेल न होने पर, जिनका आपस में मेल नहीं होता फिर भी वो साथ रहते हैं, अर्थात ये ध्वनियाँ न तो स्वर हैं और न ही व्यंजन, लेकिन स्वर और व्यंजनों के साथ इसका प्रयोग किया जाता है, इसे कहते हैं अयोगवाह। जैसे अनुस्वार है, अनुनासिक है और विसर्ग है। इसमें अनुस्वार क्या होता है, जो अंग है ना, ये अंग, ये अंग अनुस्वार है। स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है, इसकी ध्वनि नाक से निकलती है, अतः इसे नासिक भी कहते हैं। यानी कि अनुस्वार न जब हम लोग बोलते हैं तो ये नाक से इसका आवाज़ आता है। प्रायः इसे स्वर या व्यंजन के ऊपर लगाया जाए, जैसे अंक, मयंक, चंदन, कंघा इत्यादि। अनुनासिक, अनुनासिक इन स्वरों के उच्चारण में मुख के साथ साथ नासिका भी, ये इसका जो स्वर है मुख और नासिका दोनों से निकलती है, अतः इसे अनुनासिक कहते हैं। ठीक है, इसका प्रयोग जैसे गांव, चांद, आँख आदि में किया जाता है। इसे चंद्रबिंदु भी कहा जाता है। ठीक है, यह अनुस्वार की भांति होता है, कहीं कहीं इसका प्रयोग अनुस्वार में भी लगाया जाता है, जैसे हैं, मैं, कहीं, इसमें केवल बिंदी लगा है, चंद्रबिंदु नहीं लगा है। विसर्ग, वर्णों के आगे जो बिंदु लगाए जाते हैं, जैसे ये होता है आपका अह, ये दोनों बिंदु जो जिसमें लगाया तो उन्हें विसर्ग के नाम से जाना जाता है। इन दोनों बिंदुओं को, इसका उच्चारण ह में आता है, जैसे अतः, प्रातः, स्वतः इत्यादि। इसके अलावा वर्णमाला में 9 विकसित वर्ण भी है। इन्हें हिंदी में कुछ नए व्यंजन भी विकसित हो गए हैं, इसे उच्छिप्त व्यंजन भी कहते हैं। जैसे ढ और अड़ा था ना, तो ये जैसे सड़क में ड़ लगता है, ये ड़ और ये ढ पढ़ में जो रहता है, ये दोनों अतिरिक्त व्यंजन हैं। उच्चारण स्थान तालिका अर्थात प्रोनाउंसिएशन का स्थान है। जब हम वर्ण बोलते हैं, जब मुख से निकलता है, कंठ से निकलता है, तो इस सब का स्थान बना हुआ है। वर्णों का उच्चारण करते समय जिह्वा मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है। जिह्वा अर्थात जीव मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है वर्ण बोलते समय। इन स्थानों को उच्चारण स्थान कहते हैं। जैसे अ, आ, क, ख, ग, घ और अंगा, यह इसमें विसर्ग लगा हुआ है, यह कंठ से निकलता है, इसलिए इसका नाम कंठ है। ई, च, छ, ज, झ, इया, य और स, इसका उच्चारण आप बोलते समय खुद इस पर बोल करके चेक कीजिए। यह तालु को, जीभ तालु को स्पर्श करा, इसका नाम तालब है। री से लेकर के री, ट, ठ, अंग, ढ, ड़, र, श, यह मूर्धन्य स है। ठीक है, इसको जब हम उच्चारण करते हैं तो जीभ और दांत दोनों को, तालु और दांत दोनों को जिह्वा स्पर्श करती है। त, थ, द, ध, न, ल, स, यह दंत है, ये दांत, इसका उच्चारण स्थान दांत है। जिह्वा दांत को स्पर्श कर रही है, इसलिए इसका नाम दंत है।
छोटा ऊ, बड़ा ऊ, प, फ, ब, भ, म। इसको प्रोनाउंसिएशन करते हैं। इसको बोलते समय जिह्वा नहीं होठ दोनों आपस में टच हो रहे हैं, इसलिए इसे ओष्ठ्य कहते हैं। अंग, इया, ड़, न, म, यह नासिका भी है, इसे नासिका कहते हैं क्योंकि इसका उच्चारण करते समय जो ध्वनि आ रही है ऊपर नाक से आ रही है, इसलिए इसे नासिका कहते हैं। ए, ऐ, इसका प्रयोग इसको जब हम बोल रहे हैं तो आवाज़ कंठ और तालु दोनों तरफ से आवाज़ आ रही है, दोनों में इसका प्रयोग हो रहा है, इसलिए इसे कंठ तालव कहते हैं। ओ और औ, इसमें ओ, औ, यह कंठ और होठ। आप बोलिए तो देखिए आपका मुंह गोल बन रहा है, इसलिए इसे होठ का भी प्रयोग हुआ और कंठ का प्रयोग तो हुआ ही है, इसलिए इसे कंठोष्य कहते हैं। कंठोष्ठ्य। इस य को बोलने में दांत और होठ दोनों का प्रयोग हो रहा है, इसलिए इसे दंतोष्ठ कहते हैं। उच्चारण के समय ध्वनियों में कंपन के आधार पर हिंदी ध्वनियों को दो वर्णों में विभाजित किया गया है। एक होता है अघोष ध्वनि, दूसरा सघोष। अघोष ध्वनि यह स्वतंत्र होता है, इसको बोलने में कंपन नहीं होता है, ठीक है। जैसे क, ख, च, छ, यानी कि जो स्पर्श व्यंजन है, सभी व्यंजनों का प्रथम और द्वितीय जो दो वर्ण प्रारंभ के हैं, इसको बोलने ये अघोष ध्वनि है। सघोष ध्वनि जिन ध्वनियों के उच्चारण में जब स्वर निकलता है तो उस स्वर में थोड़ी सी कंपन आती है, उन्हें सघोष ध्वनि कहते हैं। जैसे क, ग, घ, यानी कि तीसरा व्यंजन वर्ण का तीसरा वर्ण है ये। ग, घ और अंगा तीसरा, चौथा और पांचवा। च वर्ग में ज, झ, इया है। ट वर्ग में ढ़, ढ, ढ़ है। त वर्ग में द, ध, न। प में ब, भ, म। अंतस्थ में य, र, ल, व और उसम में ह। ये वर्ण सघोष ध्वनियों के अंतर्गत आते हैं। थैंक यू।